मोदी जी इतना डरे कि उन्होंने झूठ की शरण ले ली। अरे मैं नहीं कह रहा, जो ये बात है वो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और मोदी जी ने एक 1.5 घंटे से भी लंबा फिर से एक भाषण दिया। राहुल गांधी ने सबसे पहला ट्वीट ये किया और बोल रहे हैं कि मोदी जी ने झूठ की शरण ली। अब मोदी जी की स्पीच को तो हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे, मेरे साथ है पंकज मिश्रा जी, हम मोदी के स्पीच को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जो बॉम्ब फोड़ा था वो था ओम बिरला जी का, जब उन्होंने बोला कि मोदी जी की जान को खतरा था और वो भी संसद के अंदर। हमारी सिक्योरिटी, हमारे फोर्सेस हमला, हमारे एमपी उनको मार देना चाहते हैं। इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं ओम बिरला, जो कि सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए एज अ स्पीकर। पंकज जी क्या खबर है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए नागेन, ओम बिरला ने क्या कहा वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, साथ ही साथ उनकी बाइट को। लेकिन ये बात आई जब तकरीबन 5 बजे तय हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे लोकसभा में, जैसा कल तय था, लेकिन हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उसी से ठीक पहले ओम बिरला ने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे खतरा है और ऑपोजिशन के सदस्यों के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी कि वो लोग किसी भी तरह से हानि पहुंचा सकते हैं मोदी जी को, और इसलिए संसदीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी को लोकसभा में आने से मना कर दिया है। तो मामला शिफ्ट हुआ राज्यसभा में, जहां पर बातचीत शुरू हुई। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। बहुत सारी बातें बहुत ही एक्साइटिंग है, इन द सेंस कि हमारे लिए एज अ रिपोर्टर्स नजर रखना इतना मुश्किल हो जा रहा है। इतने सारे डेवलपमेंट्स कल और आज और परसों से हुए, जब से राहुल गांधी ने अपना डरावने का स्पीच दिया। कल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि मोदी जी बाहर खड़े थे, उनको बोलना था लोकसभा में। अब मोदी जी बाहर खड़े थे रिजिजू के साथ। अब रिजिजू से कुछ बात हुई, और मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा और उस रिपोर्टर का भी नाम नहीं लूंगा, मैं उनको जानता हूं पर्सनली, और वो काफी सालों से कवर करती आ रही है कांग्रेस। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला कि मोदी जी बाहर से ही लौटकर चले गए। रिजिजू जी ने बताया कि राहुल गांधी वही डरावने की किताब पकड़कर बैठे हैं और बोल रहे हैं मैं दूंगा, फिर राहुल गांधी ने बोला भी, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मैं स्पीच नहीं दूंगा। तो अब ये जान को खतरा कैसे हो जाता है? ये एक अगेन राजनीतिक हथकंडा है एट बेस्ट, क्योंकि देखिए सुप्रिया श्री ने तो राहुल के पहले उन्होंने एक वीडियो डाल दिया स्पोक्स पर्सन के तौर पर। उन्होंने कहा कि भाई 56 इंच की छाती वाली बात जो आ रही थी वो 3 महिलाओं के डर से प्रधानमंत्री ने आने से मना कर दिया लोकसभा में। ये ऑपोजिशन इस तरह के दावे अब करेगा, क्योंकि जिस बात को लेकर वो प्रधानमंत्री को घेरना चाहते थे, सरकार को घेरना चाहते थे, हमने देखा कल भी किस तरह से हंगामे के बीच में सदन नहीं चल पाया था, आज भी वही स्थिति थी। लेकिन चूंकि ये फिक्स था टाइम लोकसभा में आज 5 बजे का, तो उसके लिए ऑपोजिशन में तैयार बैठा था। लेकिन ये एक बात मुझे नहीं समझ में आती है नागेन, कि अगर ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि लोकसभा स्पीकर को ये कहना पड़ रहा है कि संसद में खतरा है, तो फिर वो नाम दे या तो कि भैया वो कौन है, क्योंकि वो तो दे आर नॉट फिट, वो तो फिर फिट नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री क्या हो सकता है कि वो किसी और पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये एक चीज पहली बार मुझे देखने को मोदी जी को कुछ ज्यादा ही खतरा हो गया है, हर जगह खतरा। देखिए अब सवाल से और आप अपने देश के पीएम हो और आप उसको बदल नहीं पा रहे स्थिति को। देखिए उसमें यही कहा जा सकता है कि बीजेपी भी जानती है कि अगर उन्हें अपनी बात रखनी है, चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक ये तय कार्यक्रम होता है कि प्रधानमंत्री को ही क्लोजेस दी बेसिकली सेशन,
तो उनका अभिभाषण जरूरी होता है। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा मामला उछला, पहले स्पीकर ने मना किया, रोका लीडर ऑफ अपोजिशन को उस बारे में बोलने से, लेकिन जब वो नहीं रुके अगले दिन किताब लेके आ गए, फिर उन्होंने कहा किताब देंगे। तो इन सब के बीचों बीच कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी बात रखनी थी। और 3 चरणों में अगर हम देखें प्रधानमंत्री के आज के अब 1-1.5 घंटे के अभिभाषण को, तो उसमें 3 चरण थे। पहला तो ये था कि उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बैंकों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया गया, रिफॉर्म्स की बातें, 2047 तक की बातें कर दी। दूसरा जो था वो था इस पर्टिकुलर कांग्रेस पर फिर से एक बार नेहरू तक वो लोग पीछे गए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिस जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, आप उनको निकालिए, उनको सुनिए और एनालाइज कीजिए कि कितना उसमें पूरा हुआ है। उन्होंने एक मुझे लगता है एक डैम की भी बात की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक डैम की परिकल्पना की थी जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तब जाके वो डैम पूरा हो पाया। तो उन्होंने कहा कि यही है कि प्रॉमिस और डिलीवरी में कांग्रेस का कितना अंतर है, लेकिन ये सरकार जो है वो डिलीवर करती है। और तीसरा जो चरण है मोदी जी के चुनाव भाषण का, वो ये था कि ये जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल और असम में खास करके, उन्होंने उस पर भी इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर ममता बनर्जी को घेरा और फिर ऑपोजिशन को असम में भी घेरने की कोशिश जी। तो चलिए डर वाला पहले मुद्दा हम सॉल्व करते हैं कि मोदी जी को खतरा है कि नहीं, कि मोदी जी डरे हुए हैं। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा कोई खतरा है। एक मास्टर स्ट्रोक ही कह लीजिए, एक रणनीतिक साजिश है। मोदी जी को खतरा है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक। हाँ, क्योंकि देखिए अब ये इस तरह से पार्टियां बहुत ही चालाकी से कहते हैं ना, कन्नी काट लेना एक तरीके से, या टू नेगोशिएट दैट कर्व। अब क्या करते, हंगामा चल ही रहा था, बात रखनी है, टाइम भी कम है, एक दिन इस फाइनल मैच की तरह हो गया है जिसमें पहले दिन पूरी बारिश हो गई और दूसरे दिन भी आधे दिन बारिश होता रहा है। तो भाई कुछ बचाने के लिए चलिए मैच होना चाहिए, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए किया उन्होंने। सवाल ये है कि इसमें मोदी जी या बीजेपी का सवाल नहीं, सवाल है स्पीकर पर। यहाँ पर कि ओम बिरला अपना शायद वो गरिमा को खराब कर रहे हैं क्या? हमने तो बहुत सारे ऐसे भी स्पीकर्स को देखा है जो बहुत स्ट्रांग रहे हैं और ऐसा कभी उनके लिए फर्क नहीं पड़ा था कि सरकार और बिल्कुल कई तरीके थे। आपको स्पीकर सिर्फ ऑपोजिशन के साथ बैठ सकता था। हाँ, थोड़ा हमलावर जरूर हुए थे, कुछ महिलाएं जो थी उन्होंने हंगामा जरूर किया था, लेकिन उस समय वहां पर बीजेपी के नेता ही मौजूद थे। स्पीकर शुड हैव टेकन आइदर द एलओपी और द खड़गे जी को, जो राज्यसभा में अध्यक्ष हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बातचीत करनी चाहिए थी कि आप समझाइए, एक अभिभाषण है, ठीक है, शांति से आप कीजिए। एक तो वो समस्या आती है। दूसरा, राहुल गांधी को भी बोलने नहीं दिया जाता। तीसरा, जो ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया प्रधानमंत्री के भाषण से जब वो वहां पर थे, राज्यसभा में थे। तीसरा ये है कि स्पीकर और कांग्रेस दोनों ही, अब कांग्रेस को अगर अपनी बात रखनी है तो पहले तो भाषण के दौरान वो कहते रहे कि लेट दी एलओपी स्पीक, लेट दी एलओपी स्पीक, इसका नाम, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इसमें कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा और खासकर ऑपोजिशन को कि सदन चलने देने बिना वो अपनी बात कैसे रखेंगे। आइदर दे हैव टू आल्सो डिवाइस सम मेथड। कहते हैं ना कि सिस्टम को बदलने के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, नागेन छीटा कैसे शुरू हो जाती है। बीजेपी बोले कि हम तो बोलना चाहते थे लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, वो तो हंगामा कर रहे थे। ये लेकिन जब बोलने को मिला, पीएम मोदी बोले, लेकिन वो फिर वही लगा कि घिसी पिटी बातें और जो हम हर साल सुनते हैं। मैं आप दर्शकों को एक चीज बताऊं कि हम नरेंद्र मोदी जी का पेज देख रहे थे। हम जनरली जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं लोकसभा में तो उनको 1 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे होते हैं उनके पेज पे। आज हमने देखा कि वहां 15 से 17 हजार, उससे ज्यादा लोग मोदी जी को सुन नहीं रहे थे। उसका रीजन ये भी हो सकता है इनका रेपिटेटिव भाषण, बोलते तो इसी टाइम पे है। रेपिटेटिव भाषण भी हो चुका है उनका कि काफी बातें वो बस रिपीट करते हैं। अब कितना, आप 12 साल राज करने के बाद अगर आप नेहरू और इंदिरा को ही अपने भाषणों में बोलना है तो फिर आप कर ही क्या रहे हैं? इंदिरा गांधी की भी बात उन्होंने कही उसमें कि किस तो उसी को बदलने के लिए आप आए, लेकिन अब 11 साल में अगर हम बोले कि अब पानी पीने से इंसान की मौत हो रही है तो, और आपने क्या बदला है, ग्राउंड पे क्या बदला है, आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी है, तो आप सीधे आप बात करते हो 20 साल बाद की, 2047 की। तो उस समय तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग कैंसर से मर जाएंगे, जितना पता है कि आपको कितनी बुरी स्थिति है हमारे देश में बीमारियों को लेकर के। तो जिस जनता का वो वोट ले रहे हैं वो तो जनता जिंदा ही नहीं रहेगी, तब की आप बात कर रहे हो कि आप उसको विकसित भारत बनाओगे। तो वही हम बात कर रहे हैं कि भाषण में कुछ नया दिख नहीं रहा और लोग कुछ उनको नया मिल नहीं रहा। बजट हम समझ गए कि क्या स्थिति थी और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, अगले दिन थोड़ा सा ठीक हो गया।
लेकिन मोदी जी अभी कर क्या रहे हैं, वो नया क्या कर रहे हैं, देखिए वो कुछ एक कारण निकल आपने के नहीं आ बहुत रहा। सही पॉइंट उठाया कि इस तरह से अचानक से क्यों, कुछ लोगों ने मान लीजिए शुरू में लॉग इन भी किया होगा। एक चीज जो था जिस पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सरकार के पास आज मौका था, वो ये था कि जो यूएस के साथ डील हुई है अभी 2-3 दिनों में उस पर सिग्नेचर किए जाएंगे, जो जी। अमेरिका के साथ डील हुई है और जो टैरिफ घटाया गया है और उस पर भी ऑपोजिशन उस पे हमला अगले था। चरण में बात करते हैं दूसरे अच्छा। वाले वीडियो में। अच्छा, ओके। लेकिन अभी इसमें चलिए इसको खत्म करते हैं, इस वीडियो को। राहुल गांधी ने जो बोला डरने की बात, आपने चाइना पे कुछ नहीं बोला, जो टैंक्स आ गए थे, राहुल का ही पूछना कोई बहुत जायज बात नहीं थी, क्योंकि पूरी चर्चा बजट पे थी, आपने सीधे चाइना घुसा दिया। जी जी तो जी, वो एक ठीक है अपने में मोदी एक जी ने, debate लेकिन है। उस पर कोई जवाब दिया नहीं। और नरावने जी ने जो बोला है वो सच या है झूठ है, वो हमारे एमओडी की तरफ से भी कोई आंसर अभी तक नहीं आया है। तो राहुल का कमेंट, आप इसमें राहुल वर्सेस जो जी। मोदी की फाइट है, हाँ। उसको आप कैसे देखते हैं? कौन जीता इस बार के पूरे बजट सत्र में? देखिए वही अगर टीवी डिबेट्स की बात करें या अगर लाइमलाइट लेने की बात करें, तो इसमें दोनों ही जो दल हैं वो अपने में कुछ कहीं ना कहीं स्कोर करते नजर आते हैं बहुत ही इनोवेटिव तरीकों से। अगर आप देखेंगे नरवने वाली बात पर या फिर अमेरिकी डील पर भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने काफी क्रिएटिव ट्वीट्स डाले, जो एआई वीडियोस निकाले हैं, एआई वीडियोस बनाए हैं उन्होंने, वो नरेंद्र और सरेंडर को भी जोड़ते हुए उन्होंने बनाया है, तो वो डेफिनेटली उन्होंने किया है। लेकिन कहते हैं ना कि द लास्ट लाफ वाली बात होती है। यहाँ पर बीजेपी ने एक तरीके से संसद की जो प्रक्रिया है उसको चलाकर अपना एक जिम्मेदारी अपनी पूरी की, उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। हालांकि हमने इसी सेशन में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स भी देखे, थैंक्स टू ओम बिरला। बट थैंक्स टू ओम बिरला, हाँ मतलब उन्होंने एक तरीके कुछ से भी बोल देते हैं। देखिए ओम बिरला का रोल भी बहुत है, जो हम लोग चर्चा करेंगे कि किताबों के बारे में, उसमें भी है कि ओम बिरला ने पहले अलाउ किया हुआ है कुछ मेंबर्स को कि किताब से वो मेंशन करते हैं, लेकिन अब सवाल है कि प्रकाशित किताब और अप्रकाशित किताब पर वाली बात आ जाती है। तो कुल मिलाकर हाँ देखा जाए तो काफी धुआंधार रहा इस बार का सेशन, और बीजेपी एक तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है संसदीय प्रक्रिया को पूरी करने में सफल रही। चलिए, आप हमारा संसद का एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम कैसे एनालाइज करते हैं पूरे इस बार के भाषणों को और बजट को। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरे साथी पंकज मिश्रा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.